जो करंट के अंदर काफ़ी चर्चा में थी, तो अपन उसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? हो सकता है वो आपको 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन में पूछा जाए, नहीं है तो आपको पता तो रहना चाहिए। हाँ भाई, इधर ध्यान देना। तो वही आपके अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वही चल रहे हैं अभी। इसके अंदर अपन बात करेंगे IM-1 मिशन ओडिशियस के बारे में। एक्चुअली इंट्यूटिव मशीन IM नाम की एक कंपनी है, उसके द्वारा नोवा सी IM-1 मिशन, जिसको ओडिसियस भी कहा जाता है, वो 2024 के अंदर लॉन्च किया गया। और इस मिशन के तहत पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना एक लैंडर चंद्रमा की सतह पर सक्सेसफुली लैंड करवाया। तो ये पहला कमर्शियल लैंडर था जो चंद्रमा की सतह पर लैंड किया गया। इससे पहले नासा, रॉसकॉस्मोस, आपके चाइना की CNSA और हमारी इसरो, ये 4 जो है वो आपके लैंडिंग करवा चुके हैं भाई, ठीक है ना? उसके बाद में ये प्राइवेट कंपनी है जिसने इसको लैंड करवाया है। बाकी बहुत सारी आपकी दूसरी स्पेस एजेंसीज है, वो भी तक नहीं करवा पाई, लेकिन प्राइवेट कंपनी इसने करवा दिया, ठीक है? तो इंट्यूटिव मशीन का नोवा सी IM-1 मिशन ओडिसियस 2024 में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला वाणिज्यिक लैंडर मिशन था। Intuitive machine Nova C IM-1 mission Odysseus was the first commercial moon lander mission to successfully soft land on the moon in 2024। उसके बाद में ये है भाई आपका। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दिवसस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। दिवसस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप भारत की सबसे बड़ी स्पेस टेलीस्कोप है, जो हमने पृथ्वी पर स्थापित की हुई है, जिसकी सहायता से हम स्पेस को स्टडी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पेस टेलीस्कोप या अंतरिक्ष दूरदर्शी का मतलब ये नहीं होता है कि जिसको स्पेस में लॉन्च किया गया हो ऐसी टेलीस्कोप नहीं। स्पेस टेलीस्कोप का मतलब है जिससे स्पेस को स्टडी किया जाता है। वो चाहे आप पृथ्वी पर स्थापित करो, चाहे स्पेस में सैटेलाइट के रूप में भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप भारत का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप है, जिसमें 3.6 मीटर व्यास का दर्पण लगा हुआ है, ठीक है? इसके अंदर जो आपका मिरर लगा हुआ है, ये कितना है? 3.6 मीटर का है, ठीक है? फिर ये आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इंडियाज लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप विद अ मिरर ऑफ 3.6 मीटर डायमीटर इज लोकेटेड एट आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल उत्तराखंड, ठीक है? तो भारत का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप नैनीताल में है। उसके बाद में है आपके नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। यूपीएससी में सामान्यतः है आपके, ये जो भी अपन टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इसीलिए पढ़ रहे हैं, यूपीएससी में सामान्यतः ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाल ही में आपके क्या बोलते हैं, समाचार पत्रों में चर्चा में रहा ये शब्द जो है, ये इससे रिलेटेड कुछ बातें आपसे पूछी जाती है। यूपीएससी प्री के अंदर हर साल जो काफी ठीक ठाक क्वेश्चन जो है इस टाइप के आपके चार पांच क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं। चलो, तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो थोड़ा बहुत आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। ऐसे खगोलीय पिंड या फिर खगोलीय पिंडों के टुकड़े जो पृथ्वी के काफी नजदीक से होकर के गुजरते हैं, उन्हें कहा जाता है आपके नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। ये कोई भी क्षुद्र ग्रह हो सकता है, एस्ट्रॉइड हो सकता है, या एस्ट्रॉइड्स के कोई टुकड़े हो सकते हैं, या फिर ये कोई आपका धूमकेतु या कॉमेट भी हो सकता है। कोई भी ऐसा खगोलीय पिंड या खगोलीय पिंड का टुकड़ा या कोई ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी के काफी नजदीक से निकलता है, उन्हें कहा जाता है आपका नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। और ये चर्चा में इसलिए रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हाँ, 2-3 आपके एस्ट्रॉइड्स और 1-2 कॉमेट्स जो हैं, वो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक से निकले हैं। और इसको स्टडी करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्योंकि एक तो इनसे हमारे को खतरा होता है, पॉसिबली हमारे को कोई दिक्कत कर जाए ये। और दूसरा जो है, हमारे को स्पेस को जानने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि ये वो रैंडम ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस में इधर-उधर जो है ना वो घूम रहे हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाती हैं इनके माध्यम से, इनको स्टडी करने से। तो पृथ्वी के समीप आने वाले शुद्ध ग्रह या धूमकेतु जो पृथ्वी की कक्षा के समीप से गुजरते हैं, उन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये पृथ्वी हेतु खतरा हो सकते हैं तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स आर एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स दैट ऑर्बिट द सन एंड कम क्लोज टू अर्थ्स ऑर्बिट। दे कैन बी अ थ्रेट टू अर्थ एंड आर ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट, ठीक है? तो ये आपके नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका GIS। ये बहुत चर्चा में है और आगे भी काफी समय तक चर्चा में रहेगा। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स के अंदर इसको काम में लिया जाता है। GIS ज्योग्राफिक
इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली। क्या होता है ये? पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको इसको समझा दूंगा। तो जीआईएस एक कंप्यूटर प्रणाली है, एक कंप्यूटर सिस्टम है, जिसका उपयोग भौगोलिक रूप से जुड़े हुए डेटा को प्रबंधित करने, विश्लेषित करने और मानचित्रित करने के लिए किया जाता है। जीआईएस इज a computer system used to manage, analyze and map geographically linked data। ये जो geographically linked data या भौगोलिक रूप से जुड़े हुए डेटा से क्या तात्पर्य है? यानी कि एक विशिष्ट स्थान, यानी कि एक भौगोलिक स्थान से रिलेटेड जो भी आपके पास में अलग अलग प्रकार का डेटा है, उस सारे डेटा को लिंक कर देना, आपस में जोड़ देना, ताकि आप एक बेहतर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाओ, उसको बेहतर तरीके से विश्लेषण कर पाओ, उसको मैनेज कर पाओ या उसका मानचित्रीकरण कर पाओ। तो ये जो ज्योग्राफिकली लिंक्ड आपके पास में डेटा है, इसको जब आप जोड़ देते हो, आपस में कंबाइन कर देते हो, तो इसे कहा जाता है आपका जीआईएस सिस्टम। इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर, सैटेलाइट्स, इन सब की मदद ली जाती है, ठीक है। और इसका उपयोग किया जाता है शहरी नियोजन के लिए, आपके अर्बन प्लानिंग के लिए, आपके परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, पर्यावरण प्रबंधन या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए। मैं इसको समझाता हूँ, आपको आराम से चीज समझ में आएगी। देखो, सैटेलाइट्स की सहायता से आपने क्या किया, एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान का, ज्योग्राफिकल आपकी जो एरिया है, उसका आपने एक सर्टेन टाइप का डेटा प्राप्त किया कि मान लो आपने उस एरिया के अंदर कहाँ कहाँ पे ग्रीनरी है, वन या पेड़ कहाँ पे हैं, आपने वो सर्टेन टाइप का डेटा प्राप्त किया। तो ये आपके पास में एक प्रकार का डेटा आ गया। अब आपने कोई दूसरे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से उसी एरिया के अंदर आपने ये देखा कि भाई खेत कहाँ कहाँ पे हैं, आपने वो जगह जो वो आपने पता कर ली, ठीक है। तो ये आपके पास में दूसरे टाइप का डेटा आ गया। ये वन और पेड़ वन, ये तो नॉर्मल हो गया। खेत जहाँ पे आप और हम कृषि कर रहे हैं, जिसको हम यूज में ले रहे हैं, वो आ गया। हमने फिर एक और प्रकार का डेटा लिया, ठीक है, उसी सैटेलाइट से या किसी दूसरे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की सहायता से कि भाई इस एरिया के अंदर रिहायशी मकान कहाँ कहाँ पे हैं, लोग बाग कहाँ पे रह रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया क्या है, ठीक है, ताकि हम उनका प्रॉपर प्लानिंग कर सकें, उनके डेवलपमेंट के लिए प्लान कर सकें। तो हमने तीसरे टाइप का उसी एरिया का डेटा लिया, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों डेटा को कंबाइन कर दूं, तो क्या मेरे को उस ज्योग्राफिकल एरिया का, भौगोलिक स्थान का एक परफेक्ट मैप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि कहाँ पे आपके पास में वन क्षेत्र है, कहाँ पे आपके पास में खेत है, कृषि क्षेत्र है, कहाँ पे आपके रिहायशी इलाके हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकते हो, बेहतर तरीके से आप ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर सकते हो, बेहतर तरीके से आप जो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पे आप किसी भी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के डेटा को आपस में कंबाइन करते हो, जोड़ते हो, ठीक है, लेयर बाय लेयर, जिससे आपको उस एरिया के बारे में बहुत बेहतर जानकारी मिल पाती है, आप उसको बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाते हो, प्लानिंग कर पाते हो। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली एक कंप्यूटर प्रणाली है, जिसका उपयोग भौगोलिक रूप से जुड़े हुए डेटा को प्रबंधित करने, विश्लेषित करने और मानचित्रित करने के लिए किया जाता है। Geographic Information System is a computer system used to manage, analyze and map geographically linked data, ठीक है। तो ये आपके GIS और कुछ है क्या? ठीक है, बाकी तो अपन लिख चुके, ठीक है भाई, लिखो देखें इसको। ये वही आपके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चल रहे हैं, तो उसके अंदर अलग अलग पॉइंट डाल के आप लिख सकते हो इसको। सबसे पहले मिसाइल किसे कहा जाता है, उसको देखते हैं भाई। तो मिसाइल क्या है? आप लोगों ने मिसाइल फायर होते हुए देखी है, लॉन्च होते हुए सब आपने देखा हुआ है, बस अपन इसको फैंसी वर्ड्स के अंदर जो वो यहाँ पे लिख रहे हैं। तो मिसाइल एक हवाई हथियार है, जिसमें स्वयं का इंजन लगा होता है, ताकि यह लक्ष्य पर विस्फोट करने के लिए लंबी दूरी तय कर सके। मिसाइल इज अ फ्लाइंग वेपन हैविंग इट्स ओन इंजन सो दैट इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू एक्सप्लोर द टारगेट। कि भाई मिसाइल जो होती है, उसके अंदर बेसिकली आपके एक्सप्लोसिव मटेरियल या विस्फोटक पदार्थ होता है, जो अपने टारगेट से जाके टकराती है, देन ब्लास्ट करती है, और वो टारगेट जो है वो आपका एक्सप्लोड हो जाता है या फिर वो नष्ट हो जाता है। और ये मिसाइल जो होती है, अब ऐसे तो अगर इस हिसाब से बात करें तो फिर तो बॉम्ब जो है, अगर किसी ने बॉम्ब फेंका है तो वो भी अपने आप में मिसाइल हो गया? नहीं, बॉम्ब के पास में खुद का इंजन नहीं होता है भाई, ठीक है। मिसाइल के पास में खुद का इंजन लगा हुआ होता है, और वो विस्फोटक पदार्थ को लेकर के आता है टारगेट तक, और लंबी दूरी तक लेके जाता है, और टारगेट से ले जाकर के उस विस्फोटक पदार्थ को टकराता है, जिससे ब्लास्ट होता है और टारगेट नष्ट हो जाता है। तो ये है आपके मिसाइल। अब मिसाइल जो है ये कितने प्रकार की होती है? तो टाइप्स ऑफ मिसाइल, मिसाइल का वर्गीकरण
या मिसाइल्स का क्लासिफिकेशन अलग-अलग आधार पर किया जा सकता है भाई। सबसे पहला है आपके प्रक्षेपण मोड के आधार पर मिसाइल के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड, कि मिसाइल को कहाँ से लॉन्च किया जाता है और उसका टारगेट कहाँ पे है। इसको कहा जाता है लॉन्च मोड या फिर प्रक्षेपण मोड, ठीक है? तो प्रक्षेपण मोड के आधार पर मिसाइल 6 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी? देखना, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, वाटर टू वाटर और वाटर टू सरफेस या वाटर टू एयर। यानी कि सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल जिसको सतह से लॉन्च किया जाता है और उसका टारगेट भी कहाँ पे है? सतह पर ही है, सरफेस पर ही है। फिर है सरफेस टू एयर, ऐसी मिसाइल जिसको सरफेस से लॉन्च किया जाता है और उसका टारगेट कहाँ पे है? हवा में है, एयर में है, ठीक है? तो हवा में क्या हो सकता है? कोई भी दुश्मन का लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या कोई ड्रोन या दुश्मन की कोई मिसाइल हो सकती है। उसके बाद में है एयर टू एयर, हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल, ऐसी मिसाइल जिसको हमारे हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान या ड्रोन के ऊपर हम तैनात करेंगे और वो किसको डिस्ट्रॉय करेगी? दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर को नष्ट करने का काम करेगी, तो एयर टू एयर। उसके बाद में एयर टू सरफेस, हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइल, ऐसी मिसाइल जिसको हम हमारे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन पर तैनात करेंगे और वो दुश्मन के किसी भी बेस कैंप को या फिर टेररिस्ट के अड्डों को या दुश्मन की कोई कम्युनिकेशन साइट है या जो भी उसका टारगेट है सतह पर, उसको जाकर के वो डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। भले वो टैंक भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, बंकर हो सकता है, टेररिस्ट और जो है उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो कि हमने यूज की मिसाइल्स, कल जो मिसाइल्स यूज की गई हैं कल परसों, वो यही मिसाइल्स हैं भाई आपके, ठीक है? एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं कि हमारे हवाई जहाज जो हैं उन्होंने अपनी टेरिटरी के अंदर रहते हुए ही इन मिसाइल्स को लॉन्च किया। ये मिसाइल्स जाकर के वहां पे अपने टारगेट को इन्होंने हिट कर दिया। उसके बाद में है वाटर टू वाटर, जल से जल में वार करने वाली मिसाइल। ये थोड़ी सी डिफरेंट और अलग टेक्नोलॉजी वाली होती है भाई मिसाइल्स, ठीक है? और इनको टॉर्पीडो कहा जाता है। आप लोगों ने अगर नाम सुना हुआ हो, और एक मूवी है गाजी, ठीक है? तो जो गाजी 9 क्या नाम है? गाजी अटैक, गाजी अटैक जो मूवी है उसके अंदर अगर आपने देखा हो, तो वो जो है वो आपके टॉर्पीडो होती है, पानी से पानी में वार करने वाली मिसाइल। ये ऐसी मिसाइल्स होती हैं जिनको किसी भी युद्धपोत, वॉरशिप या किसी सबमरीन, पनडुब्बी पर तैनात किया जाता है और उसका टारगेट भी कहाँ होता है? पानी में ही होता है। दुश्मन का कोई आपका वॉरशिप, युद्धपोत हो गया या कोई दूसरा शिप हो गया या कोई सबमरीन हो गई, वही इसका टारगेट होता है। फिर ये आपके वाटर टू सरफेस या फिर एयर, पानी से निकल करके मिसाइल आती है और सतह पर जाके या तो किसी बंदरगाह को हिट करेगी या फिर दुश्मन की कोई हवा के अंदर हवाई जहाज है उसको ये आपके नष्ट करने का काम करती है। तो ऐसी है आपकी वाटर टू सरफेस या वाटर टू एयर मिसाइल, ठीक है? और ये कहाँ तैनात की जाएगी? तो पानी में क्या होता है? हवाई जहाज या टैंक, युद्धपोत, ठीक है? वॉरशिप्स या फिर आपके सबमरीन्स, ठीक है? तो वहां से ये मिसाइल लॉन्च की जाती है। तो प्रक्षेपण मोड के आधार पर मिसाइल जो है 6 प्रकार की होती है। सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, दूसरी है फिर है आपके एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, फिर वाटर टू वाटर, वाटर टू सरफेस और वाटर टू एयर। जैसे ये देखो, ये जो मिसाइल है ये आपके सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू एयर का एग्जांपल है, ठीक है? उसके बाद में ये जो मिसाइल है ये आपके एयर टू एयर या एयर टू सरफेस का एग्जांपल है। उसके बाद में ये जो मिसाइल है ये आपके वाटर टू वाटर का एग्जांपल है, ठीक है? और ये जो है ये आपके वाटर टू सरफेस या वाटर टू एयर का एग्जांपल है, पानी में से निकल के आ रही है मिसाइल, ठीक है? चलो इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आपके परास के आधार पर मिसाइल के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, कि मिसाइल कितनी लंबी दूरी तक मार कर सकती है। उसके आधार पर मिसाइल 4 प्रकार की होती है। शॉर्ट रेंज, कम परास की, मीडियम रेंज, मध्यम परास की, इंटरमीडिएट रेंज, मध्यवर्ती परास की, और फिर होती है इंटर कॉन्टिनेंटल, अंतर महाद्वीपीय। ऐसी मिसाइल जो एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार करने की क्षमता रखती है, कि यहाँ से लॉन्च करी आपने मिसाइल और जाके यूरोप में किसी भी कंट्री की वो धज्जियां उड़ा दे। इतनी जबरदस्त मारक क्षमता या परास रेंज रखती है। ऐसी मिसाइल्स को कहा जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल। ऐसी मिसाइल्स जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक होती है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही इंटर कॉन्टिनेंटल या अंतर महाद्वीपीय कहा जाता है, ठीक है? तो परास के आधार पर 4 प्रकार की होती है मिसाइल, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और इंटर कॉन्टिनेंटल या अंतर महाद्वीपीय। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके गति के आधार पर मिसाइल के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। यहाँ पे हम स्पीड के अंदर एक चीज का पैरामीटर लेते हैं भाई, ध्वनि की रफ्तार का, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है? स्पीड ऑफ साउंड जो है उसे कहा जाता है एक मैक। ध्वनि की रफ्तार होती है लगभग लगभग आपकी 343 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड, ठीक है? 343 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो 1243 किलोमीटर प्रति घंटा, 1234 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है लगभग, ठीक है ना? तो ध्वनि की जो रफ्तार होती है, स्पीड ऑफ साउंड, इसको इसके अंदर हम पैरामीटर लेते हैं, ठीक है? और उसे कहा जाता है एक मैक, ठीक है? तो गति के आधार पर मिसाइल्स 3 प्रकार की होती है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक मिसाइल्स ऐसी मिसाइल होती हैं जिनकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से कम होती है, ठीक है? यानी कि एक मैक से जिनकी स्पीड कम होगी उन्हें क्या बोलेंगे? सबसोनिक बोलेंगे, ठीक है? फिर होती है आपकी सुपरसोनिक, ऐसे मिसाइल्स जिनकी स्पीड ध्वनि की रफ्तार एक मैक से ज्यादा होती है, उन्हें कहा जाता है आपके सुपरसोनिक। और एक मैक से कितने के बीच में? तो 1 से 5 मैक के बीच में। ऐसी मिसाइल्स जिनकी स्पीड ध्वनि की रफ्तार के 1 गुना से लेके 5 गुना तक होती है, उनको सुपरसोनिक कहा जाता है। और हाइपरसोनिक
ऐसी मिसाइल्स जिनकी रफ्तार बहुत 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 ज्यादा तेज होती है, जो ध्वनि की रफ्तार के भी 5 गुना से भी तेज चलती है, यानी कि जिनकी स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा होती है, उन्हें कहा जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, इजी है, ये बहुत इजी है, समझ लोगे तो। एक्चुअली जैसे ये सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक जो आप शब्द देख रहे हो, यहाँ पर 2 शब्द हैं भाई। एक है आपका सब, एक है आपका सोनिक। ये जो सोनिक शब्द आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एक लैटिन भाषा के शब्द से आया है भी, सोना। और सोना शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है ध्वनि, ठीक है ना, साउंड। और फिर आगे लग गया प्रीफिक्स सब। तो आप लोगों ने एक नाम सुना हुआ होगा, एक होता है इंस्पेक्टर, एक होता है सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सबका इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर और उससे बड़ा होता है आपका सब इंस्पेक्टर, पता है ना तुम्हारे को? इंस्पेक्टर बड़ा होता है, सब इंस्पेक्टर, सबका इंस्पेक्टर वो छोटा होता है, पक्का? हाँ भाई, सब इंस्पेक्टर बेसिकली छोटा होता है, इंस्पेक्टर उससे बड़ा होता है। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का मतलब सबका इंस्पेक्टर नहीं होता भाई, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का मतलब क्या है, ये जो सब है ये बेसिकली एक प्रीफिक्स है, उपसर्ग है इंग्लिश का, जो आता है सबऑर्डिनेट से, अधीनस्थ से, नीचे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आ गया आपका सब सोनिक। सोनिक मतलब ध्वनि की रफ्तार, ध्वनि और ध्वनि की रफ्तार। तो सब लग गया, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से कम जिसकी रफ्तार होगी, यानी कि 1 मैक से कम जिसकी स्पीड होगी, उसको क्या बोलेंगे? सब सोनिक बोलेंगे। फिर एक होता है आम आदमी, जिसको बोलते हैं मैन। एक होता है तूफानी आदमी, जिसको बोलते हैं सुपरमैन, हाँ, जो आम आदमी से कहीं ज्यादा क्षमताएं रखता है। वैसे वैसे सोनिक बोले तो ध्वनि की रफ्तार या ध्वनि, और सुपरसोनिक यानी कि ऐसी मिसाइल जिनकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से भी कई गुना तेज होती है, या उससे भी कई काफी तेज होती है, उसे कहा जाता है सुपरसोनिक, ठीक है। तो ये 1 मैक से 5 मैक के बीच में इनकी स्पीड होती है। और फिर है आपके हाइपरसोनिक। इकोनॉमी हो गया आपके, चल रहा है हाइपर इन्फ्लेशन बड़ा। हाँ, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? हाँ, जब, वाह, अभी अभी बड़ा लगता है। तो जब दिन दूनी और रात चौगुनी तरीके से आपकी महंगाई बढ़ती है, यानी कि जब 50% से भी ज्यादा महंगाई हो जाती है, तो उसको कहा जाता है आपका हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। वैसे वैसे जब बहुत ज्यादा तेज स्पीड हो जाती है, यानी कि ध्वनि की रफ्तार के 5 गुना से भी ज्यादा, यानी कि 5 मैक से भी ज्यादा स्पीड होती है, उसको कहा जाता है आपका हाइपरसोनिक, ठीक है। तो आराम से आपको याद रहेगा। महंगाई की अगर अपन बात करें तो वर्तमान समय के अंदर आप अगर थोड़ा सा इस चीज को समझोगे, वॉर जो है वो फुल फ्लैश वॉर जो है, वो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है भाई, फुल फ्लैश वॉर, और वो अपन उसको दे नहीं रहे, ठीक है ना। अपन ने अभी भी जो किया बहुत ही कैलकुलेटिव स्ट्राइक था उसके ऊपर, जिससे क्या है कि वो चीज एस्केलेट नहीं हो, क्योंकि अभी पाकिस्तान जो वो गड्ढे में गया हुआ है। आप इस चीज को आगे चल के शायद समझ जाओगे, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे फिर आप चीजों को रिलेट करोगे आगे चल करके, भविष्य में कभी चीजें ऐसी होगी तब, कि हमारे यहाँ पर महंगाई जो है ना वो 4 से 6% के बीच में रहती है भाई, ठीक है ना। और जैसे ही, अच्छा अभी अभी पढ़ा है तुम लोगों ने, जैसे ही महंगाई जो है ना 7% से ऊपर जाने लगती है ना, हमारे यहाँ पे त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाता है। अभी अगर 7% महंगाई चली जाए ना, यकीन मानना, तुम पाकिस्तान वाकिस्तान सबको साइड में छोड़ दोगे और गवर्नमेंट के कपड़े फाड़ने लगोगे कि देश प्रेम गया बाद में, बदला गया बाद में। तुम पहले ना हमारी रेट्स जो है, ये महंगाई की जो रेट्स हो रखी है ना, इनको जो है ना कंट्रोल में लेकर आओ, ठीक है ना। ये एक हार्श रियलिटी है, ठीक है ना, कि आम आदमी जो है वो स्वार्थी होता है, कोई देशभक्त नहीं होता भाई। रेयरली ही कुछ लोग होते हैं जो देशभक्त होते हैं, जो अपने हर चीज से ऊपर देश को या फिर सोसाइटी को या फिर परमार्थ को, दूसरे लोगों के हितों को रखते हैं। 95% मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं वो स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं, इंक्लूडिंग मी और आप लोग भी, ठीक है। बस वो बात ये कि झूठ में जीना आता है, वो कथन सीख लिया हम लोगों ने, तो दूसरों को भी झूठ बोल के राजी रखते हैं, और खुद को तो झूठा एक एनवायरमेंट बना ही रखा है। हम तभी तक देशभक्त हैं जब तक कि हमारे इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट एक साथ चल रहे हैं। जिस भी दिन हमारे व्यक्तिगत हितों के अंदर, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के या किसी भी गवर्नमेंट के खुद के हित, देश हित से टकराने लगते हैं, वो तुरंत देश हित को सबसे पहले गड्ढे में डाल देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। तुम और हम भी डाल देंगे, ठीक है ना। कल को अगर तुमसे बोला जाए ना कि भाई साहब आपको जो है वो अभी इतनी बातें कर रहा हूँ, लड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सरकार ने कहा सारे के सारे जो है हजार हजार रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे सेना के लिए, हमारे को पैसे की जरूरत है, पक्का अपने में से मोर देन 50% लोग कहेंगे 1000 रुपए क्यों चाहिए, क्या करोगे उसको, हमारे सारा का सारा हिसाब देना, खाना चाहते हैं आर्मी के नाम पे पैसे खाना चाहते, तू देना यार, तू दे देना, बात खत्म। तू इतना सोच रहा है, तू करता है देश से प्यार कर, दे दे, पर नहीं करेगा, है ना। तो ये एक रियलिटी हार्श ट्रुथ है हमारे यहाँ पे। तो पाकिस्तान जो उसकी अभी रिक्वायरमेंट है वो, क्योंकि वहां पे महंगाई जो वो 30% से भी ज्यादा है भाई। 30% आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी बुरी कंडीशन होती है भाई, इतनी बुरी कंडीशन होती है। पहली चीज जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है वहां पे, किसी भी टाइप का कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। टेररिज्म जो है वो उनको अंदर से खा रहा है, वो अपनी जगह पे है। और उसी के अंदर आर्म फोर्सेस जो है वो वहां पे लगभग लगभग पूरे कंट्री का जो बजट है उसमें से लगभग 9 से 10% बजट अकेले आर्म फोर्सेस निकाल के लेके जा रही है। 10% बजट हमारे यहाँ पे उठा के देखना, हमारे यहाँ पे बजट है ना 2% के आसपास होगा डिफेंस का, वो 10% बजट लेके जा रहे हैं वहां पे। 10% बजट जब तुम निकालते हो ना, तो दो ही चीजें होती है। एक तो तुमको उसको जस्टिफाई करते रहना पड़ेगा कि 10% पैसा जो ना तुम हमारा लेकर के जा रहे हो, और दूसरा जनता जो है वो मूर्ख होनी चाहिए इसके लिए, अदरवाइज कोई भी नहीं देगा। 10% पैसा अगर तुम लेके जा रहे हो, जनता जो है अगले दिन क्वेश्चन करेगी भाई किस बात का, किस चीज के लिए चाहिए तुम्हारे को पैसा, किस चीज के लिए चाहिए। तो पहली कंडीशन इसमें यह है कि जनता मूर्ख होनी चाहिए, जो कि है वहां पे।
और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि सब आपको जस्टिफाई उस चीज को करते रहना पड़ेगा। इसीलिए तो भाई उनकी आप हिम्मत देखो ना, वो वहां पे के आर्मी चीफ जो वो खड़े होकर के ये सीधी सीधी चीज बोल रहा है कि हिंदू और मुसलमान जो वो अलग हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए तो वो कतन भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, और हमको हमारे बच्चों को ये चीज पढ़ानी होगी। मतलब तुम तो मूर्ख ही हो, अगलों को भी मूर्ख बनाओ। भाई धर्म रखो ना, कौन बोलता है उसको? धर्म को फॉलो करना चाहिए, पर्सनल लेवल पे भी फॉलो करना चाहिए, कम्युनिटी के लेवल पे भी आपको मिलकर के उसके अंदर काम करना चाहिए, सब करना चाहिए। ये जहर घोलना, ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। आर्मी चीफ जब ऐसी बातें कर रहा हो, उसके बाद में आप कुछ जो है वो सोच नहीं सकते वहां पे, कुछ रह नहीं जाता वहां पे। और फिर अब देखो कि अभी सेलिब्रिटी पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज हैं, वो कहते हैं कि इंडिया जो ये कायराना हरकत कर रहा है, हम भी कंडेम दिस दैट ये वो फलाने ढिमकाने। भाई तुम्हारे को और कहते हैं कि इंडिया ने कुछ, हमारे पाकिस्तान ने क्या किया था, क्या किया था? जनरल परवेज मुशर्रफ का खुद का इंटरव्यू है जहां पे वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने कारगिल के अंदर जो ना मुजाहिदीन इन्फिल्ट्रेट करवाए थे। उस टाइम पे तुम लोग भी ये चिल्ला रहे थे, नहीं नहीं हम नहीं है, हम नहीं है। बाद में तुम्हारी एस्टेब्लिशमेंट ने खुद ने माना है। अभी ज्यादा नहीं, कहते हैं 10 दिन पहले तुम्हारे विदेश मंत्री खुद जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो है इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हमने किया है तुम्हारे लिए, कहते हैं कि आतंकवाद फैलाने का काम तुम्हारे लिए किया, डर्टी वर्क तुम्हारे लिए किया कि नहीं किया वो एक अलग बात है, किया तो ना तुमने। मतलब कितने बेगैरत लोग हो यार। और इससे आपको एक चीज समझ में आएगी, आप सिर्फ उसी व्यक्ति को या उसी सोसाइटी को, उसी कम्युनिटी को समझा सकते हो जो समझना चाहता है। जो नहीं समझना चाहता आप उसको नहीं समझा सकते। ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है? तो फिर एक ही काम किया जाता है, डंडे मारो। नहीं समझना चाहता ना वो, तुम सिर्फ उसी को समझा सकते हो जो समझना चाहता है। एक छोटी सी तुमको कहानी सुनाता हूँ। दो चींटियां थी, ठीक है, दोनों जो है वो अच्छी दोस्त थी। एक बार वो दोनों, एक रहती थी नमक के पहाड़ पे, एक रहती थी चीनी के पहाड़ पे। ये अभी की सोसाइटी की भारी दिक्कत है भाई, सिर्फ कंट्री के लेवल पर नहीं, इंडिविजुअल के लेवल पे भी आप इसको देख सकते हो। जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हो, जब आप बीजेपी कांग्रेस करते हो, जब आप हिंदू मुसलमान करते हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी और टाइप की पॉलिटिक्स करते हो, दुनिया में जो चीजें देख रहे हो, ठीक है, हर लेवल पे ये काम करता है ये फंडा। ठीक है, तो एक थी नमक के पहाड़ की चींटी, एक थी आपके चीनी के पहाड़ की चींटी। दोनों एक बार मिले, ठीक है, तो दोनों शादीशुदा थी, ठीक है, तो अलग अलग हो गई थी, बचपन में बहुत अच्छी दोस्त थी, बाद में अलग अलग हो गई थी। तो दोनों एक बार मिली, तो दोनों ने, अरे बहुत खुश हुई, मतलब दोनों ने बढ़िया, वो कहते हैं गले वले मिली। उसके बाद और बहन कैसी हो, अरे बढ़िया शानदार। तो 2 ही घंटे उन्होंने बात बात करी, फिर कहा कि चलो बाकी बातें बाद में करेंगे। फिर आधे घंटे और बातें करी उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, आप एक काम करना कि आप हमारे यहाँ पे आना, ठीक है। दूसरी वाली ने कहा कि आप भी हमारे यहाँ पे आना। दोनों ने एक दूसरे को इन्वाइट कर दिया। उसके बाद में दोनों घर चली गई। फिर एक दिन क्या हुआ कि नमक के पहाड़ वाली जो चींटी है, ये सॉरी आपके चीनी के पहाड़ वाली जो चींटी है, ये नमक के पहाड़ वाली चींटी के यहाँ पे गई, ठीक है। वहां पे गई नमक वाली वो जो चींटी है, उसने खूब उसकी आवा भगत करी और बढ़िया। और उसने, क्योंकि वो नमक के पहाड़ पे रहती थी चींटी, तो उसने कोई 5-6 टाइप के अलग अलग टाइप के नमक जो है वो उसके सामने सजा के रखे, ये टेस्ट करो। आप होता है अपने घर पे आते हैं मेहमान, अपन खिलाते हैं उनको, तो उसने भी रखा। और वो जो चीनी थी, चीनी के पहाड़ वाली चींटी थी, उसने खूब वो आपके जो उसको टेस्ट किया और बढ़िया गया, शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद में चीनी के पहाड़ वाली चींटी ने नमक के पहाड़ वाली चींटी को कहा भाई आप भी हमारे यहाँ पे आना। और फिर एक दिन नमक के पहाड़ वाली जो चींटी है वो भी वहां पे गई चीनी के पहाड़ वाली चींटी पे, कि वहां पे उसने भी अपने यहाँ पे खूब आवा भगत करी उसकी, और उसके सामने कोई 3-4 टाइप की जो चीनी जो है वो ला करके रखी। अब वो नमक के पहाड़ वाली चींटी जो है वो एक चीनी को खाया, उसको कुछ अलग फील ही नहीं हुआ। तो कहते हैं, उसने कहा ये तो नमक जैसा सही है, इसमें क्या अंतर है? तो चीनी के पहाड़ वाली जो चींटी है उसका दिमाग चक रहा है यार कि नमक और चीनी में तो रात दिन का डिफरेंस होता है, ये मतलब सेम कैसे हो सकता है? तो उसने कहा ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। उसने दूसरे टाइप की जो चीनी थी ना, उसने कहा ये टेस्ट करो आप। उसने वो टेस्ट करी, उसका ये भी नमक जैसी ही है। वो कहे यार ये क्या बात हुई यार, मतलब चीनी नमक में तो रात दिन का डिफरेंस होता है। फिर उसने कहा चलो कोई नहीं, और शानदार वाली जो है ना वो चीनी लेके आई कि ये टेस्ट करो आप, ये बहुत शानदार है, इसका पक्का आपको टेस्ट फील होगा। उसने वो चीनी जो वो आपकी टेस्ट करी, उसने कहा इसका भी टेस्ट नमक जैसा ही है, इसमें तो कुछ अलग है ही नहीं। वो कहते हैं चीनी के पार वाली चींटी के, वो कहते हैं दिमाग खराब हो गया यार, ये क्या हिसाब किताब है? उसने कहा नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा यार, ये थोड़ी होता है यार। वो सबसे बेस्ट जो चीनी होती है ना, सबसे महंगी सबसे बेस्ट चीनी जो हो सकती है वो लेके आई। उसने कहा ये टेस्ट करो, अब पक्का आपको ना बढ़िया लगेगा, अलग लगेगा, अच्छा लगेगा। उस नमक के पहाड़ वाली चींटी ने वो चीनी भी खाई। उसने कहा ये नमक जैसी सी ही है। उस चीनी के पहाड़ वाली चींटी को समझ में ही नहीं आया कि यार मैं उसको इतनी बढ़िया से बढ़िया चीनी खिला रही हूँ, इसको ये नमक जैसी सी क्यों लग रही है? बाद में चीनी के पहाड़ वाली चींटी ने कहा, थोड़ा उसने दिमाग लगाया। उसने कहा बहन एक सेकंड इधर आ। तो भाई उसका मुंह खोला। उस नमक के पहाड़ वाली चींटी ने अपने मुंह में पहले से एक नमक की डली दबा के रखी हुई थी। कहानी खत्म। समझना इस चीज को, आप सिर्फ उसी को समझा सकते हो जो समझना चाहता है। लोग पहले से अपने दृष्टिकोण, अपने परसेप्शन, अपनी चीजें बना करके बैठे हुए हैं, ठीक है। वो नहीं बदलना चाहते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सही चीज क्या है, ठीक है। इसलिए आप उनको नहीं समझा सकते। इंसानियत इंसानों के साथ में होती है, हैवानों के साथ में नहीं होती है। हैवानों से डील करना है, हैवान जैसा आपको बनना पड़ेगा। आप उसी को समझा सकते हो जो समझना चाहता है, तो उसके लिए तर्क काम करेंगे, समझाइश काम करेगी। लेकिन जो नहीं समझना चाहता उसके लिए फिर दूसरी चीजें आपको अपनानी पड़ेगी, ठीक है। पर ये भी एक अलग बात है, मैंने कहा ना, आप सिर्फ उन्हीं को समझा सकते हो
जो समझना चाहते हैं, और मेरे को ये बहुत अच्छे से पता है दुनियादारी, ठीक है? समझ गए होगे बाकी तो। ठीक है भाई, तो अपन बात कर रहे थे गति के आधार पर मिसाइल के प्रकार। ये 3 टाइप की होती हैं। एक होती है सबसोनिक, एक होती है सुपरसोनिक, एक होती है हाइपरसोनिक, ठीक है? चलो लिखो देखें इसको। डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी। चलो इसमें सबसे पहले है आपकी मिसाइल। इनकी रेंज कम होती है और ये परंपरागत हथियारों सामान्यतः परंपरागत हथियार ले जाने में सक्षम होती हैं। दीज कैन कैरी कन्वेंशनल वॉरहेड्स या फिर कन्वेंशनल वेपन्स। अब ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। देखो, ये ऐसी मिसाइल्स हैं जो युद्ध में काम में लिए जाने के लिए डेवलप की जाती है, कि अगर वॉर होगा तो सीधा सीधा हम इनको काम में लेंगे। और इसीलिए इनकी रेंज ज्यादातर, मतलब सामान्यतः अगर अपन बात करें तो इनकी रेंज ज्यादा नहीं होती है, लिमिटेड इनकी रेंज होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका युद्ध होता है ना, युद्ध एक लिमिटेड से एरिया के अंदर हो रहा होता है, और युद्ध में अगर आपको इसको काम में लेना है तो आपको बहुत लंबी कोई रेंज की मिसाइल की जरूरत नहीं है, जहां पे, क्योंकि युद्ध बहुत छोटे से एरिया में हो रहा होता है। ये कोई महाभारत या वर्ल्ड वॉर नहीं है भाई, कि भाई साहब आपके 100-100 किलोमीटर तक सेनाएं आपस में लड़ रही है, ऐसा नहीं होता। युद्ध जो होता है सामान्यतः है, तो आपकी एक सैन्य टुकड़ी होती है, दुश्मन की एक सैन्य टुकड़ी होती है, या टैंक की बटालियन हो गई, या फिर तोपें वोपें हो गई, और इधर उधर आपस में जो वो फायरिंग हो रही होती है आमने सामने। ठीक है, तो सामान्यतः ये जो है आपके 2-4 किलोमीटर, 5-10 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर तक का एरिया रहता है। भाई अगर आर्टिलरी गन है यानी कि तोप है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा आपका, 10-20 किलोमीटर तक का एरिया हो जाएगा। और अगर आपके कदम सीधे सीधे फायर हो रही है, टैंक वैंक है, तो इतना ज्यादा लंबी दूरी का नहीं होता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर आपका मामला निपट जाता है। ठीक है, तो वहां पे अगर आप दुश्मन को डैमेज करना चाहते हो तो आपको लंबी दूरी की मिसाइल की जरूरत ही नहीं है। आपके सामान्य सी छोटी सी मिसाइल जो, वो भी आपके, या कम परास की कम रेंज की मिसाइल है, वो भी काम चला देगी। तो इसीलिए इनकी रेंज सामान्यतः कम होती है, और इनके अंदर परंपरागत हथियारों को काम में लिया जाता है। कन्वेंशनल वॉरहेड्स को सामान्यतः, जनरली इनके अंदर कन्वेंशनल वॉरहेड्स काम में लिए जाते हैं। अब ये परंपरागत हथियार क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपन जो टॉपिक आगे चल के पढ़ेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ वॉरहेड, युद्ध भार या फिर हथियार के प्रकार। किस मिसाइल के ऊपर जो विस्फोटक पदार्थ लगाए जाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, हथियार या वॉरहेड कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल परंपरागत, और एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत। परंपरागत हथियारों के अंदर आते हैं परंपरागत रूप से काम में लिए जाने वाले सामान्य विस्फोटक पदार्थ, एक्सप्लोसिव मटेरियल, जैसे टीएनटी हो गया, डायनामाइट हो गया, ये सारे के सारे। और गैर परंपरागत हथियार या नॉन कन्वेंशनल वॉरहेड्स ऐसे वॉरहेड्स हैं जो परंपरागत रूप से काम में नहीं लिए जा रहे थे, जिनको पिछले कुछ डिकेड्स में, दशकों के अंदर हमने डेवलप किया है, और कुछ वो कहता ना, पिछले कुछ टाइम से ही हम इनको काम में ले रहे हैं। जैसे न्यूक्लियर वॉरहेड्स, नाभिकीय हथियार। भाई तुमने कभी पढ़ा या सुना क्या कि भाई साहब बाबर जो है वो न्यूक्लियर वेपन लेकर के आया था, उसने न्यूक्लियर वेपन को यूज किया? है ही नहीं, हमने अभी बनाए हैं। ठीक है ना, हार्डली इनको अभी जो आज 80 साल हुए हैं। ठीक है भाई, 1945 44 45 के आसपास इसको यूज में लिया गया था। 5 साल पहले आप यूं मान लो कि इसको बनाना शुरू किया था, तो लगभग आप कह सकते हो कि 80 साल के आसपास का टाइम हुआ है इनको बनाए हुए। केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, ये कैसे वेपन्स हैं या कैसे हथियार हैं? गैर परंपरागत, जिनको परंपरागत रूप से काम में नहीं लिया जा रहा था। परंपरागत रूप से क्या काम में लिए जा रहे थे? तलवार, भाले, ठीक है, या फिर आपके जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, गोले वोले, इस टाइप की चीजें, या बंदूकें, ये काम में लिए जा रहे थे। ये जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, जैविक हथियार हैं, रासायनिक हथियार हैं, ये वर्तमान समय के उपज हैं। तो इन्हें गैर परंपरागत या फिर नॉन कन्वेंशनल कहा जाता है। और जो हमारी टैक्टिकल मिसाइल्स होती हैं, युद्धक मिसाइल, वो सामान्यतः आपके परंपरागत हथियारों को ही लेके जाती हैं।
जो नॉन कन्वेंशनल वेपन्स है इनको नहीं हम उसके अंदर लगाते सामान्यतः है, जनरली। हाँ, एक्सेप्शन हो सकता है पर सामान्यतः नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि पहली चीज ये है कि युद्ध क्षेत्र के अंदर काम में ली जाती है ये मिसाइलें, युद्धक मिसाइलें, टैक्टिकल मिसाइल। अब वहां पे तुम अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ोगे तो वहां पे तुम्हारे लोग भी तो हैं भाई, वो भी तो मरेंगे। प्लस वो जो युद्ध क्षेत्र होता है वो तो बहुत छोटा सा एरिया आपका होता है, वहां के लिए क्यों न्यूक्लियर वेपन या कोई आपके दूसरे वेपन यूज में लेना? फिर अगर तुमने मान लो वहां पे न्यूक्लियर वेपन यूज भी ले लिया, पता चला वो युद्ध तुम्हारी धरती पे ही चल रहा था, तो खुद के घर में ही तुम बम फोड़ रहे हो, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन फोड़ रहे हो या केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन फोड़ रहे हो, क्या तो क्या उस चीज का कोई सेंस नहीं है। केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन, तो वहां पे तो तुम्हारे लोग भी हैं, दुश्मन अकेला थोड़ी है, वो थोड़ी अफेक्ट होगा, तुम भी अफेक्ट होगे। तो ये आपके सामान्यतः है, टैक्टिकल वेपन्स में इनको काम में नहीं लिया जाता। टैक्टिकल वेपन्स में आपके क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स ही होते हैं, ठीक है, जो जाकर के बस वहां पे स्ट्राइक करते हैं और ब्लास्ट करते हैं, तो दुश्मन को अच्छा खासा ये डैमेज कर देते हैं। जिनको परंपरागत रूप से काम में नहीं लिया जा रहा था। परंपरागत रूप से क्या काम में लिए जा रहे थे? तलवार, भाले, ठीक है, या फिर आपके जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, गोले वोले, इस टाइप की चीजें या बंदूकें, ये काम में लिए जा रहे थे। ये जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, जैविक हथियार हैं, रासायनिक हथियार हैं, ये वर्तमान समय के उपज हैं, तो इन्हें गैर परंपरागत या फिर नॉन कन्वेंशनल कहा जाता है। और जो हमारी टैक्टिकल मिसाइल्स होती हैं, युद्धक मिसाइल, वो सामान्यतः आपके परंपरागत हथियारों को ही लेके जाती हैं। जो नॉन कन्वेंशनल वेपन्स हैं इनको नहीं ले ये जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, जैविक हथियार हैं, रासायनिक हथियार हैं, ये वर्तमान समय के उपज हैं, तो इन्हें गैर परंपरागत या फिर नॉन कन्वेंशनल कहा जाता है। और जो हमारी टैक्टिकल मिसाइल्स होती हैं, युद्धक मिसाइल, वो सामान्यतः आपके परंपरागत हथियारों को ही लेके जाती हैं। जो नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत या फिर नॉन कन्वेंशनल कहा जाता है। और जो हमारी टैक्टिकल मिसाइल्स होती हैं, युद्धक मिसाइल, वो सामान्यतः आपके परंपरागत हथियारों को ही लेके जाती हैं। जो नॉन कन्वेंशनल वेपन्स है इनको नहीं हम उसके अंदर लगाते सामान्यतः है, जनरली। हाँ, एक्सेप्शन हो सकता है पर सामान्यतः नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि पहली चीज ये है कि युद्ध क्षेत्र के अंदर काम में ली जाती है ये मिसाइलें, युद्धक मिसाइलें, टैक्टिकल मिसाइल। अब वहां पे तुम अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ोगे तो वहां पे तुम्हारे लोग भी तो हैं भाई, वो भी तो मरेंगे। प्लस वो जो युद्ध क्षेत्र होता है वो तो बहुत छोटा सा एरिया आपका होता है, वहां के लिए क्यों न्यूक्लियर वेपन या कोई आपके दूसरे वेपन यूज में लेना? फिर अगर तुमने मान लो वहां पे न्यूक्लियर वेपन यूज भी ले लिया, पता चला वो युद्ध तुम्हारी धरती पे ही चल रहा था, तो खुद के घर में ही तुम बम फोड़ रहे हो, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन फोड़ रहे हो या केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन फोड़ रहे हो, क्या तो क्या उस चीज का कोई सेंस नहीं है। केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन, तो वहां पे तो तुम्हारे लोग भी हैं, दुश्मन अकेला थोड़ी है, वो थोड़ी अफेक्ट होगा, तुम भी अफेक्ट होगे। तो ये आपके सामान्यतः है, टैक्टिकल वेपन्स में इनको काम में नहीं लिया जाता। टैक्टिकल वेपन्स में आपके क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स ही होते हैं, ठीक है, जो जाकर के बस वहां पे स्ट्राइक करते हैं और ब्लास्ट करते हैं, तो दुश्मन को अच्छा खासा ये डैमेज कर देते हैं। तो ये आपके टैक्टिकल मिसाइल्स। इसके एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो जैसे ब्रह्मोस हो गया, पृथ्वी हो गया, ये इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद में अगला है आपके स्ट्रैटेजिक या सामरिक मिसाइल। ये ऐसी मिसाइल होती हैं जिनको सामान्यतः, जनरली, जिनको युद्ध में यूज में नहीं लिया जाता। हाँ, जरूरत पड़ी तो जरूर लेंगे, बस सामान्यतः इनको युद्ध में यूज में नहीं लिया जाता है। तो फिर इनको क्यों बनाते हैं? इनको बनाते हैं हम स्ट्रैटेजिक एडवांटेज के लिए, सामरिक बढ़त के लिए, जिसको डिफेंस की भाषा में बोलते हैं डिटरेंस कैपेसिटी, निवारक क्षमता, ठीक है। तो इनका प्रयोग सामान्यतः युद्ध में नहीं किया जाता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना भाई, सब जगह पे आपके जनरली लिखा हुआ है, सामान्यतः लिखा हुआ है, तो कल को आकर के ये मत बोलना कि सर कहते हैं ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो तो परंपरागत हथियारों के साथ साथ गैर परंपरागत हथियार भी तो ले जा सकती है, ब्रह्मोस मिसाइल तो न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती है, आपने तो इसको टेक्टिकल में लिखवाया था। हाँ, लिखवाया था, तो यहाँ पे सामान्यतः भी तो लिखा है भाई, इसको क्यों नहीं देख रहे हो? एक्सेप्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। फिर ये जो स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स हैं इनका प्रयोग सामान्यतः युद्ध में नहीं किया जाता है। ये सामान्यतः निवारक क्षमता के रूप में विकसित की जाती हैं या निर्मित की जाती हैं। These are generally not used in war. These are usually developed as deterrence capacity. अब ये निवारक क्षमता या फिर डिटरेंस कैपेसिटी क्या होता है? ये एक ऐसी कैपेसिटी या ऐसी क्षमता है जो युद्ध को शुरू होने से पहले रोक देती है। उसको कहा जाता है निवारक क्षमता, डिटरेंस कैपेसिटी, कि आपके पास में डिटरेंस है कि सामने वाला आप पे अटैक ही नहीं कर रहा है, अटैक करने से पहले 10 बार सोच रहा है कि अटैक करूं कि नहीं करूं। क्यों? क्योंकि इसके पास में ऐसी मिसाइलें हैं, ये वाली मिसाइलें हैं जो पटक पटक के मारेगा, ये हमारे को, हमारी हालत बहुत बुरी कर देगा। तो युद्ध करें कि नहीं करें?
तो ये ऐसी क्षमता होती है, ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो दुश्मन को रोक देती हैं युद्ध करने से। तो आपको एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता है कि युद्ध शुरू ही नहीं होता है। एक तो होता है कि युद्ध हुआ और फिर तुम जीते, तो इसमें नुकसान तो तुम्हारा भी होगा, छोटा मोटा ही सही, लेकिन होगा, आपका भी नुकसान होगा। लेकिन सबसे बढ़िया चीज क्या है कि दुश्मन आपकी तरफ आंख भी उठा करके नहीं देंगे, सोचे ही नहीं कि यार इधर ना इससे वॉर किया जाए। तो इसको कहा जाता है डिटरेंस कैपेसिटी। जैसे इसके दौर अपन कहते हैं एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं, पाकिस्तान ने हमारे को इतने लंबे टाइम से परेशान किया, ठीक है, आतंकवाद के माध्यम से। तो भाई बाकी बातें छोड़ो, अभी वाला जो पहलगाम और ये तो बहुत छोटी चीजें मेरे को यूं लगता है कंपैरेटिवली, है ना, कि जब उन्होंने हमारी संसद पे अटैक किया, उससे ऊपर हो क्या सकता है? तुम बता दो मेरे को कि इंडिया के अंदर, इंडिया की जो पार्लियामेंट है, उससे ऊपर कुछ हो सकता है कि जहां पे वो घुस सके? मतलब तुमको और हमको खुला मुंह पे चैलेंज कर रही है, एग्जैक्टली वैसे कि तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुमको कोई मार रहा है, ठीक है ना? तो आपको और हमको सुपड़ा साफ कर देना चाहिए था पाकिस्तान का कि भाई तू अब गया काम से, ठीक है ना, कि भाई तुम्हारे यहाँ से मिलिटेंट आ रहे हैं और वो ये हरकतें कर रहे हैं, ट्रेनिंग तुम दे रहे हो, ठीक है, सारी चीजें, फैसिलिटीज, सब संसाधन तुम प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है ना, तो गए काम से, तुम तो गए। तो पाकिस्तान का हर लेवल पे आप बात करो, भले उन्होंने सिविलियंस को जिस हिसाब से परेशान किया है, हमारे यहाँ पे जिस हिसाब से अलगाववादी या सेपरेटिस्ट गतिविधियां उन्होंने करी है, हमारे को जिस हिसाब से उन्होंने पुक किया है, चैलेंज किया है, उसका कब से ही पिटना बनता है, लेकिन हम आज दिन तक पाकिस्तान को उस लेवल पे नहीं पीट पाए, आज दिन तक नहीं पीट पाए। क्या हम पीट नहीं सकते? पीट सकते हैं। कल को मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, हमारी क्षमताएं वास्तव में इतनी अच्छी हैं कि पाकिस्तान को 5 से 7 दिन के अंदर जो है ना हम जमींदोज कर सकते हैं भाई, ये हकीकत है। और मैं किसी भी तरीके से वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूँ, तुम यूं मत सोच रहा सर आते ही आते युद्ध 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 की बातें कर रहे होते हैं, वो बात वो नहीं है, ठीक है ना। मैं जस्ट आपको फैक्चुअल लेवल पे चीजें बता रहा हूँ, इंडिया इतना पावरफुल है और जेन्युइनली इतना पावरफुल है, ठीक है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हमारे को दिक्कत तब आ सकती है जब चाइना और पाकिस्तान मिलके हम पे अटैक करें, तब डेफिनेटली हमारे को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान को टैकल करना है, हम बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत इजीली, हंसते खेलते कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमारी जो आर्म फोर्सेस का जो हम जितने जिस लेवल पे प्रोफेशनल और हाईली ट्रेंड हैं, दुनिया में दूसरी आर्म फोर्सेस नहीं है भाई, वास्तव में नहीं है। जनरल आर्मी के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशल फोर्सेस के लेवल पे बात नहीं कर रहा, वो तो सभी जगह पे हाईली ट्रेंड होती है। अब अगर जनरल कतन फोर्सेस के लेवल पे बात करो, कतन हम बहुत बेटर हैं बाकियों से। अभी तक आपको बस क्या है, आपने हॉलीवुड मूवीज देखी हुई है, इसलिए आपको लगता है बाहर वाले ज्यादा ठीक लगते हैं, ऐसा नहीं है भाई। तो पाकिस्तान को हम अभी तक क्यों नहीं सबक सिखा पाए? क्योंकि पाकिस्तान के पास में डिटरेंस कैपेसिटी है, और वो है उसके न्यूक्लियर वेपन्स, नाभिकीय हथियार, ठीक है ना, कि उसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और इसीलिए वो बार बार, आप देख लेना, बार बार वो चिल्लाता रहता है, जैसे कुछ भी छोटा मोटा होगा ना, तुम और हमने कब बोला न्यूक्लियर वेपन के बारे में? भारत ने कब कभी भी खुद के मुंह से बोला कि हमारे पास में नाभिकीय हथियार है, न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है? हमने कभी बोला ही नहीं, जिक्र ही नहीं किया। पाकिस्तान अगर उसके घर पे लाइट भी चली जाएगी ना, तो भी न्यूक्लियर वेपन चलाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। कोई बगल में फटाका भी किसी ने फोड़ दिया ना, न्यूक्लियर वेपन चलाना शुरू कर देगा वो, ठीक है। ये हालत है उसकी। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये मेरा डिटरेंस है। इंडिया गलती से भी कहता ना, इस डर के कारण से हम पे कभी अटैक नहीं करेगा। अब आपको कुछ, अब इंडिया को इस चीज का क्या डर है? डर यही है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेगा, ठीक है। और वो इसलिए कर लेगा क्योंकि वो इररिस्पांसिबल है। वो इस हिसाब से बैठा हुआ है कि हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले मरेंगे, ठीक है ना। उसका वो खुला, वो इस हिसाब से वो चल रहे हैं, उनकी वहां की जो पॉपुलेशन है वो इस हिसाब से ही चले। भाई जब किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर आकर के ये बोल रहा है कि पाकिस्तानी जो है वो एक टाइम भूखा रह लेगा लेकिन न्यूक्लियर वेपन तो बनाएगा, मतलब इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? भाई इसमें कुछ समझदार लोग वो बोलेंगे यार ये क्या बात हुई कि साहब, वो कहता है ना भूखा रह लेगा, क्यों आम आदमी को भूखा रखना है, क्यों करना है? वो कहता ना आपके बॉम्ब वॉम्ब छोड़ दो, कहता ना लोगों के डेवलपमेंट पे ध्यान दो। मैं कहता हूँ ये भी मूर्ख है। बात ये ना भाई, ये बोलो ना तुम कि हम न्यूक्लियर वेपन भी बनाएंगे और हम आम जनता का भी डेवलपमेंट करेंगे। तुम तो खुला बोल रहे हो, तुम तो भूखे मरोगे, देखो, ठीक है ना। भाई अभी जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना, बहुत सारे लोग इस टाइप से बोल रहे थे कि अगर वो कहता ना हमने वॉर कर दिया तो क्या होगा, तो पाकिस्तान की आर्मी तो यही चाहती है कि वॉर हो जाए, तो हमको ये नहीं करना चाहिए। तो मूर्ख लोगों, ये चीज तो वो भी जानता है, इसीलिए तो वो कीड़ा कर रहा है तुमको, कि पता है उसको कि कहता ना कि हम तो डेस्परेट हैं और इंडिया क्योंकि समझदार है इसलिए अटैक नहीं करेगा। तो यहाँ पे तुमको ब्लैक और व्हाइट जाने की जरूरत क्यों है? ग्रे जाओ ना।
तो भाई एक बोल रहा है कि साहब वॉर होना चाहिए, पागलपन के अंदर की वॉर होना ही चाहिए, रिस पार दो, सबक ही सिखा दो, ये कर दो, वो कर दो। दूसरा क्या मूर्ख, तो अगले के ट्रैप में क्यों फंस रहा है? वो तो चाह रहा है कि वॉर होए। तो नहीं, अभी हमको वॉर नहीं करना है, ठीक है? तो दोनों ही मूर्ख हैं। वॉर होना चाहिए, सेंसिबल तरीके से होना चाहिए, धज्जियां उड़ा कर आ जाओ भाई आप अपनी गवर्नमेंट। फिर तुम सोचोगे कि मास्टर मैं बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूं भाई। मैं बस आपको दूसरा दृष्टिकोण दे रहा हूं कि यार ये क्या बात होती है कि आप ये बोलते हो कि यार ये कहता है वॉर नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ये बोलता है कि अंधाधुंध कुछ भी होता है छोटा मोटा तो वो कहता है वॉर कर लो। ऐसा थोड़ी होता है यार। हाँ, जब अगले वाला आपको इस लेवल पे पुश कर चुका है, ठीक है ना? होते हैं ना बहुत सारे ऐसे होते हैं, पाकिस्तान इतना सा कुछ भी कीड़ा करता है तो तुरंत चिल्लाने शुरू हो जाते हैं, पाकिस्तान को पीट डालो, वॉर कर डालो। अरे सड़क पे निकलोगे, गड्ढे आएंगे, ठीक है ना? सड़क पे चलोगे, हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। तो हाथी अगर हर कुत्ते को कहता है ना, हर कुत्ते के पीछे भागने लग गया, ठीक है ना, तो हाथी पागल नहीं हो जाएगा क्या? तो मत चलो ना, भौंकने दो उसको। हाँ, जब वो कहते हैं बिल्कुल ही तुम्हारे ऊपर चढ़ने पे आ जाए तो फिर कुत्ते को उसकी औकात याद दिलाओ, ठीक है? और उस वक्त तुम बोलते हो कि नहीं ये कुत्ता तो हिड़कावा है, ये तो खा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो हिड़के हुए कुत्ते को उस हिसाब से डील किया जाए, पीटो उसको, ढंग से पीट करके आओ, ऐसा पीट करके आओ भाई। सोल्यूशन होना चाहिए ना यार। तो मतलब कि नहीं 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 नहीं, अभी नहीं अभी नहीं, तो वो तो इस चीज का फायदा उठाएगा, वो तो बार बार इस चीज को। तुमको क्या लग रहा है पाकिस्तान अगले 2 साल के अंदर सही हो जाएगा इकोनॉमिक लेवल पे? वो तो ऐसे ही रहेगा, तो वो तो बार बार आके कीड़े करेगा तुमको। तो कभी न कभी तुमको सोल्यूशन कतन करना ही पड़ेगा, पहले ही कर दो उस चीज का। कोई नहीं, मैं वॉर के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं सही चीज के सपोर्ट में हूँ कि जब जो चीज जायज है, जो चीज होनी चाहिए वो बस होनी चाहिए। और उसके अंदर जो है आपके इमोशंस को रख दो साइड के अंदर, ठीक है ना? उस टाइम पे ना तो इंटेलेक्चुअल बनने की जरूरत है, ना इमोशनल फूल बनने की जरूरत है। जो चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए, उस हिसाब से चलो। तो ये आपकी जो पाकिस्तान है, एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन्स उसका डिटरेंस है। अब आपको कोई सब एक काम करते हैं ना, अपन इस हिसाब से कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन यूज करने की कहते हैं मौका ही नहीं मिले। तुमको क्या लगता है तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ रही है? तो अपने ऊपर के जो लोग बैठे हैं उनके दिमाग में नहीं आया होगा, तुम ही हो सबसे टैलेंटेड है, उनके भी दिमाग में आता है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि आप किससे डील कर रहे हो। कि भाई अगर आपने इस टाइप का अटैक भी किया ना पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान जाते जाते क्या करेगा, वो जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना, वो आतंकवादियों को दे जाएगा कि हम तो जा रहे हैं, दुआओं में याद रखना, ठीक है, और हमारा बदला जो है वो तुम ले लेना। और वहां पे सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर एक आतंकवादी संगठन के पास में भी न्यूक्लियर वेपन्स हो, चचा ये वीडियो डिलीट कर, अभी कभी डिलीट कर। ये तुम लोग ये क्या फोन वोन निकाल के बैठ जाते हो? क्यों मतलब? भाई मेरे को कोई शौक नहीं, उसको डिलीट कर। नहीं नहीं, इधर लेके आ, इसका फोन लेके आ। तो तुम सही लोग हो यार। लेकर यार आ जाओ, यहाँ पे रख लो, मैं बाद में देख लूंगा इसको। देखो इसके अंदर दो चीजें। पहली चीज ये है कि अपन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो पर्सनल प्रेमिसेस में है, ठीक है? आप और मैं जो भी बात करते हैं उसके पीछे का कंटेक्स्ट आपको पता होता है। तो मैं कोई भी बात बोल रहा हूँ ना, तो आप उस चीज को समझ पाते हो। और हो सकता है मैं कुछ चीजों में बायस्ड भी हूँ, हो सकता है ना? हालांकि मैं कोशिश करता हूँ वो बायस नहीं आए, पर हो सकता है आ जाता है, आ जाए। तो आप उसको बैलेंस आउट कर सकते हो, आपको पता है हाँ हमारा मास्टर है, ये ऐसा ही है, तुम उसको बैलेंस आउट कर सकते हो। पर अगर आप किसी भी तीसरे व्यक्ति को कोई बात बताओगे या कोई व्यक्ति सुनता है, तो वो उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट सुनेगा, वो उस चीज को कैसे लेता है, ठीक है, नहीं पता। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि भाई मेरे को फेमस होने का कोई शौक नहीं है, मेरे को मेरी पर्सनल, फुल पर्सनल, ठीक है, मेरे को नहीं जाना सोशल मीडिया पे। जाना होता तो मैं मेरे खुद के वीडियो नहीं डाल देता क्या, कुछ नहीं कर देता, मेरे को तो चाहिए ही नहीं भाई। तो मेरे को मत, ऐसा मत किया करो। फोन वोन जो है वो तुम्हारे पास में रखो, मेरे को नहीं है, शौक ही नहीं है। मेरे को बहुत ज्यादा प्राइवेसी पसंद है, मेरी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ही पसंद है, ठीक है? सोशल मीडिया भी सिर्फ इसलिए यूज करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भाई एक मेमोरीज रहे, सिर्फ इसलिए। क्योंकि कल को क्या होता है, फोन लैपटॉप में जो फोटोज है वापस उठा के दिख ही नहीं जाती है। तो कभी कभार अगर जब भी कभी भी 2 महीने में एक बार ही माता आती है, क्या जिंदगी कैसी गई है, क्या रहा है, कॉलेज की याद आ जाती है या कोई और चीजें होती है, तो सोशल मीडिया देख लेते हैं, तो पता चल जाता है कि वो कैसे मूर्ख थे हम, ठीक है? कॉलेज टाइम की फोटोज देख लेते हैं, दोस्तों को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना? और सोशल मीडिया के थ्रू उनसे कनेक्टेड रहते हैं, उनको थोड़ा आइडिया रहता है कि हाँ भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको थोड़ा सा आइडिया रहता है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, दैट्स इट। सिर्फ इतना सा है,
ठीक है? सोशल मीडिया कतई ये नहीं है कि मेरे पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल जो चीज़ें हैं वो मैं दुनिया के सामने लाऊँ, मेरे को नहीं है शौक, ठीक है? क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ चुकी है, बहुत जल्दी ही समझ में आ गई, तुमको पता नहीं समझ में आएगी, कब आएगी, क्या है। मैं धरती पे किसी को सुधारने आया हुआ नहीं, ठीक है? ना मेरे को किसी को सुधारना। मेरे को चुपचाप मेरा काम करना है, जो मेरे को सही लगता है वो, पैसे कमाने का नहीं। कुछ सोसाइटी के लिए भी करना होगा मैं करूँगा, पर चुपचाप करूँगा। देश के लिए करना होगा करूँगा, चुपचाप करूँगा। उसके लिए कोई फड़-फड़ करने की मेरे को ज़रूरत नहीं। मेरी पर्सनल लाइफ़ में मैं कुछ भी करूँगा वो मैं चुपचाप करूँगा। हाँ जी, चाहो उसके लिए मेरे को किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, है ना? सोशल मीडिया वाला मेरे चस्का का है नहीं और मेरे को उल्टा इससे दिक्कत है। प्लीज़ इस चीज़ को समझना और कुछ भी नहीं है, मेरे को दिक्कत है। सीरियसली भारी दिक्कत है सोशल मीडिया से। भयंकर दिक्कत है। मेरे को नहीं जाना। इसलिए प्लीज़ मत किया करो। राज़वी सर के बनाओ यार वीडियो, उनके डालो। हाँ, नहीं क्योंकि वो व्यक्ति बहुत मैच्योर हैं। वो कहता ना बैलेंस तरीके से बात करते हैं, मैं नहीं करता भाई। ना मेरे को बैलेंस्ड होना। मैं बात कर रहा हूँ, खुली बात कर रहा हूँ, जो सही है वो सही है। पर वो कईयों को चुभेगी। सीधी-सी बात है, बहुतों को चुभेगी। क्योंकि लोग बाग क्या अभी सच सुनने के आदी है नहीं। ठीक है ना? वो झूठ सुनने के आदी हैं, उनको थोड़ा पैम्परिंग चाहिए, हर एक व्यक्ति को चाहिए, कम्युनिटी को चाहिए, ठीक है ना? सबको चाहिए। मैं तो जो चीज़ है वो सच होगी वो सच बोल देंगे, गलत होगी सो गलत बोलेंगे। फिर आग आग लगेगी लोगों की। आग लगेगी तो फिर क्या होगा अल्टीमेटली मेरे को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोचिंग को हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि संस्थान क्योंकि वो पर्सनल चीज़ें होती है, संस्थान के ऊपर उसका नाम आ जाता है। अब दिल सर को क्या वो कहते हैं लेना लोग तुम्हारे लेवल पे करो यार, तुम्हारे वीडियोज़ अपलोड करो, तुमको दुनिया देखना चाहती है। तुम हो भविष्य देश का, ठीक है? तुम करो ये सब चीज़ें और अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे जैसे लोग मेरे को बहुत बोरिंग और नीरस लगते हैं। हम लोगों से धरती नहीं चलती। हम जैसे कहोगे मतलब क्या तुम हो यार, तुम लोग हो यंग लोग, एनर्जेटिक लोग, तुम डालो तुम्हारे वीडियोज़ वीडियोज़ डालो, मज़े करो तुम, मस्तियाँ करो, है ना? हाँ, तो वो वीडियो डिलीट करना भई, बाद में अपन बात और फिर ये आईफ़ोन हो रहा है ना? शाबाश! हाँ, जिसका भी है कोई बात नहीं। ध्यान रखना भई, तुम्हारे को बताने को बता देता हूँ। आजकल फ़ोन्स के अंदर ऐसे फ़ोल्डर भी आते हैं, जहाँ पे डिलीटेड जो चीज़ें ना आपकी वापस रिकवर होती है। ठीक है? हाँ, चलो कोई नहीं। तो पाकिस्तान एक्चुअली क्या है कि भई उसके पास डिटरेंस कैपेसिटी है न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में। इसके कारण से क्या है इंडिया उसके ऊपर इस लेवल पे आपके अग्रेसिवली उसको डील नहीं कर पाता है। ठीक है? वैसे आपको डिटरेंस कैपेसिटी या निवारक क्षमता समझ में आ ही गया होगा। नहीं है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है? डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि इसके पीछे का कांसेप्ट क्या है। क्योंकि ये सिर्फ मिसाइल से संबंधित नहीं। डिटरेंस कैपेसिटी किसी भी टाइप की चीज़ हो सकती है। किसी भी टाइप का लेवरेज हो सकता है वो आपका। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप ना बाइक से जा रहे थे, ठीक है? और अमूमन लड़कों को थोड़ा नई-नई मान लो तुम समझो पापा ने तुम्हारे को बाइक दिलाई है, तो नई बाइक का थोड़ा-सा हाँ, लगाव भी होता है बाइक या स्कूटी का। तुम जा रहे थे बाइक या स्कूटी से, इतने में पीछे से कोई आया गाड़ी वाला और उसने आकर के तुम्हारे को हल्की-सी टक्कर मार दी, ठीक है ना? अब तुम्हारा क्या होगा? दिमाग खराब होगा। तुमने गाड़ी बाइक लगाई साइड में और मस्त हीरो की तरह तुम उतरे, पैर यूँ कर रहे, दिमाग खराब है तेरा वो बरेली की बर्फी मूवी देखी? हाँ, जिसने भी देखी है उसके अंदर वो जो अगर आपको पता हो तो राजकुमार राव जो है वो जब वो बाइक बीच में लगा के उतरता है, याद है वो सीन? हाँ, बस वैसे तुम बिल्कुल वो कहते हैं हीरो की तरह जो वो बाइक लगा कर उतरे, दिमाग खराब है तेरा मतलब मेरी गाड़ी के टच कर दिया ये वो। तुम पीछे गए, जाके देखा एक अल्टो वाला था, जिसने गाड़ी टच कर दी थी तुम्हारे, हल्की सी टक्कर मार दी थी। तुमने उसको काँच नीचे कर, काँच नीचे कर। वो बेचारा जब तक अपना काँच नीचे करता, उससे पहले ही तुमने उसके अंदर मुँह घुसेड़ के उसको एक थप्पड़ मार दी। ना दिमाग खराब है तेरा, खटारा लेकर के घूम रहा है, ब्रेक नहीं लगते, गाड़ी नहीं चलानी आती, लेकर के चलना जरूरी है तेरे को? घर पे खड़ी हो जा, घर पे खड़ी कर दे इस खटारे को तेरे। यूं करके दोबारा दिखाई मत देना, यूं करके तुम उसको धमकी दे करेंगे काट दांतों आगे अरे वो साउथ साउथ मूवीज में नहीं होता क्या? हाँ, कि काट डालूंगा अगर दोबारा दिख गया तो तुम उसको धमकी दे करके और आपस में आकर अपनी साइकिल में बैठ गए। ये तो थी आम जिंदगी। अब बात करते हैं मेंटोस जिंदगी की। थोड़ा दूसरा केस लेते हैं। अगेन वही आप अपनी बाइक या स्कूटी से जा रहे थे, पीछे से एक गाड़ी वाला आया, उसने हल्की से आपको टक्कर मार दी, तुम वही बाइक लगाई, तुमने साइड में बढ़िया हीरो स्टाइल में तुम उतरे, उतर कर पीछे जाकर के कहते हैं इसको सबक सिखाते हैं। जैसे ही तुम पीछे मुड़े, तुमने देखा पीछे थी फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर पर आगे लिखा हुआ था विधायक। अब तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? अब तुम वहां जाओगे, जाकर के बोलोगे भाई साहब गरीब आदमी की स्कूटी है या बाइक है, ऊपर ही चढ़ा दोगे क्या? और वो आदमी जो कांच भी नीचे नहीं करेगा,
ठीक है, वो चल चल रवाना हो जाए यहाँ से, और तुम्हारा समूह लेकर के वापस आ जाओगे। गरीब आदमी की तो जिंदगी कोई कीमत ही नहीं है, अमीर है तो कुछ भी करेगा, गाड़ी चढ़ा देगा ऊपर, ठीक है। समझ रहे हो तुम चीज को? दोनों सिचुएशन में तुम वही हो, तुम्हारी गाड़ी सब चीजें वही है, बस फर्क क्या आ गया? फर्क ये आ गया कि सब दूसरी कंडीशन में जैसे ही तुम पीछे मुड़े ना, तुमने वहां पे जो फॉर्च्यूनर, और फॉर्च्यूनर पे आगे लगा हुआ जो विधायक दिखा ना, वो है डिटरेंस कैपेसिटी, जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। क्योंकि तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि यहाँ पे युद्ध किया ना, पटक पटक के मारेंगे ये, ऐसा हिसाब ही नहीं लगेगा खुद का कि अपन गए कहाँ पे। तो इसलिए तुम जाते ही सरेंडर थे पहले से, भाई साहब देख के चला लो यार, आम आदमी को ऊपर चढ़ाओगे क्या गाड़ी को, ठीक है ना। तो ये होता है आपका डिटरेंस कैपेसिटी, ठीक है। तो जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स या फिर सामरिक मिसाइलें होती है, ये ऐसी इतनी पावरफुल और इतनी ज्यादा पावरफुल युद्ध भार को ले जाने वाली मिसाइल होती है कि ये जब डैमेज करेगी तो भयंकर डैमेज करेगी, और इनकी रेंज भी बहुत तगड़ी होती है, ताकि कोई भी कहीं पे भी हो तो उसको कहता ना डर रहे कि भाई साहब अपन ने पंगा लिया तो ये अपने ऊपर मिसाइल फेंक के मार देगा। तो इनका प्रयोग सामान्यतः युद्ध में नहीं किया जाता है, ये सामान्यतः निवारक क्षमता के रूप में विकसित की जाती है। इनकी परास सामान्यतः अधिक होती है, दीज यूजुअली हैव लॉन्गर रेंज, इसलिए क्योंकि तभी तो खौफ रहेगा ना सामने वाले में। अभी जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट है ना, अगेन तुम बोलोगे यार वॉर वॉर की क्यों बातें चल रही है, क्योंकि अब गड़बड़ी ये हो गई ना, डिफेंस टेक्नोलॉजी शुरू हुआ है, सिचुएशन अभी ऐसी चल रही है। हाँ, अदरवाइज तुमको ये फील नहीं आता है ना कि अभी जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की औकात है ही नहीं इंडिया को डिफीट करने की, है ही नहीं। पाकिस्तान ने अभी जैसे आपने देखा हो, एक दो मिसाइलें टेस्ट करी थी, रेंज कितनी है तो साहब 1000 किलोमीटर, ठीक है, किसी की है 450 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, ये कोई रेंज होती है क्या? आगे चल के तुम देखना इंडिया की मिसाइल्स की रेंज देखना, तब तुमको पता चलेगा कि अपन ना पूरा का पूरा एशिया और यूरोप उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये होती है औकात कि भाई साहब पूरे एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, कहीं पे भी कोई भी कंट्री इंडिया से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा कि भाई इंडिया से पंगा लिया ना तो हम उसका कुछ और बिगाड़ पाए नहीं बिगाड़ पाए, इंडिया वहां से बैठे बैठे एक बटन दबाएगा, मिसाइल आएगी और हमारी धज्जियां उड़ा जाएगी। तो कंट्री जो ना वो 10 बार सोचता है। वहीं पे अगर आपके पास में ऐसी क्षमता नहीं है तो फिर अगला कंट्री कुछ भी बोलेगा, क्योंकि उसको पता है तू क्या बिगाड़ लेगा, ठीक है ना। वो होता है ना भाई, जब कुत्ता बंधा हुआ है, पट्टे से बंधा हुआ है, तो तुम उसके आगे जाकर रसो जो है ना, ले आजा खा ले, आजा खा ले खा ले। अब तुमको पता है कुत्ता यहाँ तक ही आ सकता है, तो तुम यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हो उस चीज को, ठीक है ना। एग्जैक्टली वो चीज है। तो ये जो मिसाइल्स होती है इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है सामान्यतः, ताकि जो भी आपके एडवर्सरीज हैं, ठीक है ना, या जो आपके विरोधी हैं, वो लगभग सब इसकी रेंज के अंदर आ जाएं और वो डरें इससे। फिर ये जो मिसाइल्स होती हैं, ये परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सामान्यतः सक्षम होती हैं। दे कैन यूज बोथ कन्वेंशनल एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल वेपन्स, क्योंकि ये मिसाइल्स जो है ना, ये सामान्यतः लंबी रेंज की होती है, ठीक है, और दुश्मन को कतन का अच्छा खासा डैमेज पहुंचाने के हिसाब से, उसको घर में घुस के मारने के हिसाब से होती है। तो जब तुम दुश्मन के घर के अंदर मिसाइल फोड़ ही रहे हो तो फोड़ो न्यूक्लियर वेपन, क्या फर्क पड़ता है भाई, उड़ा दो इस्लामाबाद को, उड़ा दो कराची को, क्या फर्क पड़ रहा है भाई। युद्ध क्षेत्र के अंदर तो हमारे भी लोग हैं, वहां पे तो हमारे को भी नुकसान हो सकता है, या फिर हो सकता है युद्ध हमारे लेवल, हमारी कंट्री में चल रहा हो, हमारे एरिया में चल रहा हो, ठीक है ना। पर जब दुश्मन के ही घर पे तुम बम फोड़ रहे हो तो फोड़ दो, न्यूक्लियर वेपन फोड़ दो, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, जो यूज करना है करो भले, कहाँ दिक्कत है। तो ये मिसाइल्स जो है ये कन्वेंशनल वेपन्स के साथ साथ नॉन कन्वेंशनल वेपन्स को भी ले जाने में सक्षम होती है। और इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे अग्नि मिसाइल हो गया, शौर्य मिसाइल हो गया, ये इसके एग्जांपल है। समझ में आया? ये आपके उपयोग के आधार पर मिसाइल के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, लिखो देखें इसको। हेडिंग लगा लेना, फिर अपन सीधा उसको लिखना शुरू करेंगे टेबल बना के। चलो नेक्स्ट, एक तरफ लिखना टैक्टिकल और युद्धक, दूसरी तरफ स्ट्रैटेजिक सामरिक, हिंदी वाले दोनों नाम लिखना भाई, और पीस को बीच में से मोड़ लेना।
धम्मो धम्मो। ये एक एथिकल डिलेमा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई एक बार ये कोई ऑटो से कहीं जा रहे थे, इतने में क्या हुआ कि एक बाइक वाला जो है वो आया, और अंधाधुंध होते ही हैं बाइक वाले, शाम बना के चलाते हैं मोटरसाइकिल, तो कहीं आया होगा, उसने बीच में कट मार दिया होगा, तो ऑटो वाले से कुछ कहा सुनी हो गई होगी, उसने ऑटो वाले को जो धड़ाधड़ 2-5 थप्पड़े रख दी उसने। तो मैम जो है वो ये कह रहे हैं कि साहब ये चीज तो गलत थी, कि भाई गलती उस लड़के की थी या उस व्यक्ति की थी जो भी बाइक चला रहा था उसकी, और फिर उसके अंदर ऑटो वाला गया। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि गलत चीज को देखना ये भी अपने आप में जो है वो गलत चीज है। तो यहाँ पे देखो, मेरा हमेशा से जो हिसाब किताब रहा है, मेरे को जो चीज सही लगती है वो ये कि यार देखो, आदर्शवाद और रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी, इन दोनों का एक हमेशा ना मिक्सचर होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। कि जो चीज जहां पे सही हो सकती है ना, ओवरऑल पूरा का पूरा करके, ठीक है ना, तो वो आपको काम करना चाहिए, आपको उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए, मेरा पर्सनली ये मानना है। हाँ, कभी कभार यदि ऐसी कोई चीज आ जाती है जहां पे आपके कोर प्रिंसिपल्स या कोर वैल्यूज जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चन होता है, या आपकी आपकी एग्जिस्टेंस पे होता है, या फिर आपको लगता है फ्यूचर के हिसाब से ये चीज जो है ये यहाँ से शुरुआत भी नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे अड़ जाओ, ऐसी जगह पे अड़ जाओ। अदरवाइज जो है सामान्यतः ऐसी चीजें चलती रहती है लाइफ के अंदर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल आपको आंसर जो है वो ये दे रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज होगी, इस है ना, और गलत सेंस में रियलाइज होगी। उससे अच्छा है कि आप अच्छे सेंस में उसको पहले से सुन लो और रियलाइज कर लो उस चीज को। देखो, पहली चीज ना, आप में से जो भी सेंसिबल लोग हैं, मैं सिर्फ उन्हीं से ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो नॉनसेंस है, और सबसे मजे की चीज ये होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो नॉनसेंस है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं बात तो तुम सभी से ही कर रहा हूँ, पर जिसको समझना है ना वो समझ जाएगा। देखो, आप और हम ना धरती सुधारने के लिए नहीं आए हुए हैं, ठीक है ना। हर नहीं सुधारनी धरती, नहीं सुधरी धरती, ठीक है। भगवान राम भी जब वो कहते हैं ना वनवास से वापस आए हैं, सीता मैया को लेकर आए, तो लोग बागों ने तो तब भी सीता मैया के वो कहते हैं ना कि कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठाई हुई। तो किसी यहाँ पे जो भगवान का नहीं है, मतलब जो इतने मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति थे, अगर उनके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो कोई भी तुम उठा के देख लो, हर एक को क्वेश्चन किया जाता है, हर एक की नीयत पे क्वेश्चन किया जाता है, तो तुम सबको राजी रख ही नहीं सकते, सब कुछ तुम इस दुनिया में धरती पे सही करवा ही नहीं सकते, क्योंकि करना ही नहीं चाहते लोग, ट्रस्ट भी नहीं करना चाहते। ये अभी आप लोगों को, जब तक आप टीनेजर हो ना, आप लोगों को ये भारी गलतफहमी है कि दुनिया अच्छी है और दुनिया अच्छा होना चाहती है, नहीं होना चाहते। बहुत सारे लोगों का कहता ना नेचुरल टेंडेंसी नहीं है, या फिर उनका जो हित है वो अच्छे होने में है ही नहीं, तो फिर वो लोग नहीं होते, ठीक है ना। ये रियलिटी है दुनिया की। तो जब आप ये चीज एक्सेप्ट कर लोगे, तब आप ये समझ जाओगे कि हमारी भूमिका यहाँ पे सोसाइटी में लिमिटेड है, और वहीं तक रहे तो ठीक है, ठीक है। ज्यादा अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो होगा ये कि हम बचीड़े खा जाएंगे एक तो, और दूसरा ये होगा कि अपना अच्छाई से बिल्कुल ही भरोसा उठ जाएगा,
क्योंकि आप उस चीज को इतना सीरियसली ले जाओगे कि दिल पे ले जाओगे कि यार ये तो मतलब मैंने तो अच्छा करना चाहता और बुरा हो गया। हो गया, अभी तुमने देखा ही क्या? किसी दिन जाना पुलिस थाने जाना, तुमको पता चल जाएगा, बहुत अच्छे से तुम्हारे को हकीकत पता चल जाएगी कि क्या रियलिटी होती है। ठीक है, आपका कोई पंगा हो गया, कुछ भी हो गया, तुम्हारे सामने तुम्हारे दोस्त को मार के जाएंगे, पीट करके जाएंगे, टंग से पीट करके चले गए, या किसी भी बच्ची के साथ में छेड़खानी होगी, कुछ भी होगा। हालांकि अभी तो क्या है कि महिलाओं वाले कामों को तो थोड़ा सा पुलिस सीरियसली लेने लग गई है, तो वो एक अलग बात है। बाकी आप जाना पुलिस के पास में, पुलिस क्या एक्शन लेती है देख लेना, तुमको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तुम्हारा वो कहते हैं चीजों पर से भरोसा उड़ जाएगा तुम्हारा कि यार की हो क्या रहा है, यार कहाँ रह रहे हैं, कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसी कंट्री में रह रहे हैं, कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये, और इसमें तुम गलत नहीं हो, तुम सही सोच रहे हो, लेकिन वो पुलिस वाला भी गलत नहीं है। मजे की चीज जो ना वो ये है, क्योंकि आप ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी जटिल है, इस इक्वेशन के अंदर इतने वेरिएबल्स हैं कि आप ना अपना सिर्फ समझ पा रहे हो, दूसरे वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे हो, धरती कैसे चल रही है वो आप समझ नहीं पा रहे हो। क्योंकि जिस दिन तुम पावरफुल हो जाओगे ना, उस दिन तुम खुद इस चीज को देखना कि आपका बच्चा या फिर आपका कोई ब्रदर या सिस्टर जो है कहीं भी किसी के साथ मारपीट करके आ गया, तुम भी तो फोन करोगे पुलिस वाले को कि अपना ही बच्चा है, ध्यान रखना। अभी के टाइम पे वो कोई और कर रहा है, और उस टाइम पे तुमको ये रियलाइज ही नहीं होगा कि यार कि मेरा ये जो भतीजा या भतीजी है, भांजा भांजी है, या मेरा बेटा है, या मेरा भाई है, बहन है, ये जिसको मार कर गया, उसको गलत मार कर गया है, तुम तो ये बोलोगे ही नहीं कि यार कि इसको जेल में डालो यार, दो चार थप्पड़ उप्पड़ मारो, कुछ ही नहीं बोलोगे तुम। तो तब आपको पता चलेगा कि यार ये दुनिया ना मतलब थोड़ी अजीब है, अलग है। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होता है जो आप आज दिन तक सोच रहे हो ना, अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होता है, ऐसा नहीं होता है। ये अलग ही कैलकुलेशन है, अलग ही तरीके से ये चीजें चल रही है। आप बस इसके अंदर क्या कर सकते हो, पूरी धरती पे कारपेट बिछाने के बजाय अच्छा है खुद जूते पहन लो। खुद मेंटल लेवल पर, या तो इतने मेंटल फिजिकल हर लेवल पे आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि सामान्य रूप से, वैसे तो देखो पावर की पैसे की कोई लिमिट नहीं है, पर आप इतने स्ट्रांग इनफ हो जाओ कि नॉर्मल जो आपके लोग हैं ना उनसे थोड़े से आप ऊपर रहो, ठीक ठाक पैसे कमा लो, ठीक ठाक पोजीशन पे चले जाओ, ठीक ठाक पावर रखो, तो क्या है कि कोई भी आलतू फालतू कोई पंगा होगा कभी भी होगा तो आप उसको हैंडल कर पाओगे। और आप कोई अच्छा काम भी करना चाहते हो ना, तो वो भी आप कर पाओगे। अदरवाइज आज के टाइम में आप करना भी चाहो ना कुछ अच्छा, आप कर नहीं पाओगे। जैसे मैं आपको वैसे नहीं बोला, अभी जैसे इन्होंने सिचुएशन बोली मैं उसी का ही कह रहा हूँ कि एक बार एक कोई अपने स्टूडेंट थे, उनका कोई पंगा हो गया, हॉस्टल में आकर उनको पीट करके चले गए। अब उनके इधर सब सर जो पुलिस जो है वो सब केस ही नहीं दर्ज कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। ठीक है, रात के मेरे पास कोई एक बार 1 बजे के आसपास फोन आया। अब मैं वैसे भी अननोन नंबर से फोन नहीं उठाता, कतई नहीं उठाता, रात को मर ही नहीं उठाऊं। ठीक है, सो रहा हूँ यार, मैं क्यों उठाऊं यार। ठीक है, नींद इंपॉर्टेंट है। पर वो 5-6 कंटिन्यूसली फोन आए, तब यूं लगता है यार कुछ किसी को इमरजेंसी होगी, तो फोन उठाया तो वो बच्चा था, स्टूडेंट था, सर ऐसे ऐसे हो गया, मार के पीट के चले गए सर हॉस्टल में आकर के। तो भाई मेरे को भी तो वन साइडेड स्टोरी बता रहा है ना वो, तो मैं तो सीधा ये थोड़ी, अरे ऐसे कैसे हो गया, अभी मैं फोन कर देता हूँ पुलिस वालों को, अभी ये करते हैं वो करते हैं। पर आप तभी एक्सट्रीम नहीं जा सकता, आपको पता ही नहीं सिचुएशन क्या है। बट वो ठीक है कि भाई उसके साथ में एटलीस्ट ये तो होना चाहिए ना कि भाई पुलिस वाले आए तो सही है, उससे बात तो करें। तो उस टाइम पे ठीक है बात कर ली पुलिस से, तो पुलिस वालों ने केस दर्ज कर लिया। तो आगे अब जो भी प्रोसीडिंग्स होगी हो जाएगी, लेकिन आपके पास में इतना पावर तो था ना कि आपको किसी ने बोला हेल्प करने को, आप उसका कर पाए, छोटा मोटा ही कर पाए। हो सकता है उसको अंजाम तक ले जा पाओ, नहीं ले जा पाओ, और तुमको क्यों ले जाना है। अगला भी तो अपने लेवल पे मेहनत करेगा, कुछ चीजें होंगी वो देखेगा, जैसे भी होगा आप एटलीस्ट कर तो पाए। मेरे फादर जो हैं उनको मतलब 1-2 बार पहले, मेरे फादर टीचर थे, तो पहले कोई आईएएस अधिकारी था जो चलते फिरते आया स्कूल के अंदर, और मेरे पापा जो है वो खाली पीरियड था, बैठे हुए थे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। होता है अधिकारी आते हैं, मैंने देखा हुआ है ये चीज, अधिकारी बनने के बाद में आदमी का जो है वो थोड़ा सा हिसाब किताब अलग हो जाता है। आए आकर के यहाँ क्यों बैठे हुए हो, बैठ कर ये अखबार पढ़ने के लिए, वो कहते हैं स्कूल है क्या, ये है वो है फलाना ढिमकाना। मेरे पापा को 1-2 और लेडी टीचर थी उनको, और उनको डांट डपट के नोटिस पकड़ा के वो आईएएस अधिकारी चला गया। ठीक है, सुना भी नहीं उसने कि भाई खाली पीरियड है तो और क्या करेगा आदमी। ठीक है, वो मैम जो है वो क्या कर रहे हैं उसने सुना भी नहीं, और उन लेडीज के साथ में भी तू यहाँ पे बैठी रहती है, तेरे से काम नहीं होता, ये वो तू तड़ाका कर रहा है। आईएएस अधिकारी तू तड़ाका ही करते हैं। ठीक है ना, वो लोग कभी भी सलीके से बात बहुत रेयरली ही करते हैं, और वो तभी करते हैं जब पब्लिक अपीयरेंस में हो, या फिर जहाँ पे थोड़ा अच्छा अच्छा दिखना हो। ये होता है, ये है चीजें हैं।
ना कुछ भी नहीं है उसके अंदर। मेरे पापा ने दे भी दिया, नोटिस का जवाब दे दिया, सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है। पर जब बाद में पता चलता है उस चीज के बारे में, तो लगता है ना कि यार ऐसे कैसे यार, तू नोटिस ऐसे कैसे दे करके चला गया, आइए से तू तेरे घर पे होगा, ठीक है भाई, जब तेरे को हाँ, तुमको क्या लग रहा है तो आईएएस होते हैं क्या वो, मतलब उनका हिसाब किताब नहीं होता यार, सब डरते हैं भाई, सब डरते हैं, डराने वाला होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है ना, वो आपकी औकात होनी चाहिए। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी औकात है कि नहीं है, वो नहीं बता रहा मैं जस्ट कह रहा हूँ कि यार ऐसे थोड़ी होता है यार, भाई आप एटलीस्ट इतना सेंसिबल तो होते हो बाकी। और मेरे को उसके अंदर मेरे पापा के लिए कुछ भी नहीं था, मेरे को ये था कि यार पापा, मेरे मम्मी नहीं बताया कि मम्मी भी वहीं भी टीचर है, तो यार वो तो लेडीज के साथ में तू तड़ाका कर रहा है, और वो लेडीज मम्मी की उम्र की है, तू तड़ाका, मैं यार दिमाग खराब है यार तुम्हारा। हम यहाँ पे जो है, मैं तो स्टूडेंट्स के साथ में भी कहता हूँ, मैम मैम करके बात कर रहे होते हैं, भाई भाई करके बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे तो यहाँ पे तू तड़का नहीं निकलता, मेरा तो तू तब निकलता है जब कोई बदतमीजी करता है, क्योंकि उसको फिर उसकी औकात बतानी पड़ती है, तब उसको थोड़ा सा कि हाँ भाई तू उस हिसाब से ही रहे, अदरवाइज वहां पे यूं थोड़ी होता है तुम किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो। मैंने तो मेरे कोई भी कलीग्स हैं, कलीग क्या बोलते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, कभी नहीं बोला उनको तू, नाम और आगे जी लगा कर ये बोलते हैं। तो वो चीज हुई एक बार की, लेकिन उसके बाद में कुछ चीजें करी हमने, हमारी तरफ से करी कुछ चीजें, ठीक है, वो दिन आज का दिन है। मेरे फादर को आकर के वापस कभी भी किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला, हालांकि मेरे फादर ने कभी भी उठ पटांग कोई काम किया भी नहीं है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे फादर को कभी किसी ने नहीं बोला, ये मैंने मेक श्योर कर दिया अगले 2 ढाई साल तक, ठीक है, जब तक वो रिटायर नहीं हुए तब तक, बस बात खत्म हो गई। अब वहीं पे क्या, एक आम आदमी जो है वो बेचारा झेलता रहता है, कोई बात नहीं, अधिकारी था, कह गया कर गया, ठीक है भाई, तुम भी झेल लो उस चीज को। तो मेरा बस ये मानना है कि आपको एटलीस्ट उस लेवल पे होना चाहिए जहां पे आप कुछ अच्छा करना चाहो कर सको, खुद के साथ बुरा नहीं होने दे सको, अदरवाइज धरती ऐसी ही है, यूं ही चलेगी। लोग, तुम अगर इधर से रोकोगे ना उनको, कहने नहीं इधर से मत मारो, वो इधर से बम फोड़ देगा, लोग तो मरेंगे, उनकी हैबिट है, उनका है, हिसाब किताब है उनका। जो साइंस पढ़ता है वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि ये जो कहता है ना एंट्रोपी जो है वो यूनिवर्स की बढ़ेगी, ठीक है ना। तुमको भी मैं जो बातें बोल रहा हूँ तुमको बहुत अजीब लगेगी, यार ये टीचर ऐसे यहाँ पे खड़े होकर ऐसी कैसी बातें कर सकता है, तुम रुक जाओ, 15-20 साल रुक जाओ, तुमको ये सारी चीजें बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए बस इतना सा कर सकते हो आप कि अपने अंदर की अच्छाई को जिंदा रखना, जो कि तुम नहीं रखोगे, ठीक है, क्योंकि तुम जिस दिन भी सेलेक्ट होगे, तुम जिस दिन अकेडमी में जाओगे, पहला काम आप जो करोगे ना अकेडमी में जाते टाइम पे, हर जो व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति करता है, 100%, मतलब 99% बोल सकता हूँ, मुझे 1% होंगे जो ये चीज नहीं करते, बाकी 99% जो लोग है ना, वो सबसे पहला काम जो करते हैं ना वो यही करते हैं, अपनी मोरालिटी को और अपने हम्बलनेस को गेट के बाहर रख देते हैं, कि वापस जब आएंगे ना तब उठा करके लेकर चलेंगे, और वापस जाते टाइम पे उसको उठाना भूल जाते हैं। समझ में आ रहा तुम वो चीज, हम्बलनेस और आपकी मोरालिटी जो है ना, वो तुम सबसे पहले छोड़ोगे जिस भी दिन तुम्हारे पास में पावर आ गई, जिस भी दिन आ गई। इसलिए मेरे को कोई है भी नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं कि हम यहाँ पे अच्छे अधिकारी तैयार करें, नहीं, हम जस्ट यहाँ पे अधिकारी तैयार कर रहे हैं, अच्छे हो कि नहीं हो वो तुम्हारे संस्कार डिसाइड करेंगे, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो एथिक्स पढ़े हुए, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लेख लिखते हुए लोगों को देखा हुआ है अपनी वाइफ को पीटते हुए, ठीक है, और वो आईएएस अधिकारी हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हुई है जो देख करके आईएएस और आईपीएस की, तो देख करके लगता है कि यार हम तो मतलब कभी सोच रहे थे कि यहाँ पे बनेंगे या इस लेवल पे जाएंगे, उनको देख करके लगता है कि नहीं जाना था यार, यहीं ठीक है, बहुत ठीक है, पावर पैसा ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो मोरल हैं, एथिकल हैं, जिनसे कॉम्प्रोमाइज करना पॉसिबल नहीं है, बहुत होता है, खूब मतलब आपकी हालत वहां पे खराब रहती है उस लेवल पे। तो आप तो बस इतना करो, फालतू पंगे मत लो, कभी कभार ऐसा होता है, एक दो बचीड़े पड़ते हैं, झेल लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, बस आप अभी कहना कि यंग हो तो आपको फील होता है, खून खोलता है आपका, ऐसे कैसे हो गया, हाँ तो खोल रहा है तो उसको अपनी पावर के रूप में यूज में लो, आज नहीं तो कल उसको याद रखना कि आपके साथ में कभी किसी ने गलत किया था, तो मेक श्योर करना कि आगे चल करके ये नहीं हो पाए। जैसे मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि मैं जब भी जहां पे भी जाऊंगा उस जगह पे मैं कुछ चीजों को मेक श्योर कर दूंगा कि ये काम नहीं होने चाहिए, मतलब नहीं होने चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो वो कर लेंगे, उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि बदल करके रख दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो नहीं, तो मेरे को पता है क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे करनी है, उसके अंदर भी करना मतलब ये नहीं कि सिस्टम को आमूल परिवर्तन कर देंगे, पता है नहीं हो सकता। मेरे जैसे 50 पहले आए थे, 50 चले गए, नहीं हुआ सिस्टम चेंज, वैसे ही चल रहा है, पर हाँ थोड़ा बहुत उसके अंदर जैसा किया जा सकता है वैसा किया जाएगा। आप में से जो महिला अधिकारी हैं, अभी आपके अंदर जो जोश है ना, अपन बात करेंगे जब आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके 3 साल बाद में, फिर बात कर लेंगे। तुम्हारे को भी जो है ना, आप में से बहुत सारी महिलाओं, मेरे को ये करके दिखाना है, वो करके दिखाना है, क्यों, क्योंकि आपने देखा है टीना डाबी को, टीना डाबी जो है ना वो आईएएस है, तो मानोगे आरएएस आरपीएस आरटीएस, वो ना वहां ऑफिस में बैठते हैं, पता तुम्हारे को, ऑफिस में बैठते हैं वहां पे, और वो तब आते हैं जब तहसीलदार से मामला नहीं संभलता तो एसडीएम देखता है, एसडीएम से नहीं संभलता तो एडीएम देखता है, जब एडीएम से नहीं होता ना तब कलेक्टर को फील्ड में जाना पड़ता है, तब, समझ आ रही है तुम्हारे को चीज। और जब वो जाता है ना उसके आगे पीछे एक एक पुलिस की गाड़ी होती है, एसडीएम और तहसीलदार की दो दो गाड़ियां होती है, और वो जब वहां पे भीड़ में भी जाते हैं ना तो घेरा बना करके पुलिस ना वहां पे खड़ी रहती है। तुम जब जाओगे ना तुम्हारे साथ में सिर्फ होगा तुम्हारा, तुम जब एसडीएम होगे तुम्हारे साथ में होगा सिर्फ तुम्हारा ड्राइवर, ठीक है ना, हर एक दो पटवारी, वो भी तहसीलदार भेजेगा तो, ठीक है ना,
उस वक्त अपन बात करेंगे कि आप जब इस समाज को, दुनिया को बदलने की बातें कर रहे हो ना, तब देखेंगे आपका। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें लाइफ के अंदर जब भी आपको मैं बिल्कुल, तुम करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया करोगे,